Hello everyone, this is प्रिंस कुमार ठाकुर। वेलकम टू माय चैनल इन डेप्थ इनसाइट। आज हम लोग वार फाइनेंस पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमको पता है कि प्रत्येक जो कंट्री होती है वो अपने लिए ईयरली डिफेंस बजट बनाती है। उस डिफेंस बजट में जो भी उसकी अपनी इकोनॉमिक जो भी कैपेबिलिटी होती है और उसको डिफेंस की कितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो उतना डिफेंस बजट एलोकेट करती है। लेकिन जब कोई स्पेसिफिक कंट्री जब वार पे चली जाती है तो वार में ह्यूज एक्सपेंस इन्वॉल्व होता है और उसको ये भी नहीं पता होता है कि वो वार कितने लंबे दिनों तक खींचने वाली है, और कोई वार जितने दिनों तक खींचेगी उस कंट्री के लिए उतना ज़्यादा एक्सपेंस इनकर होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जब एक गवर्नमेंट जो होता है जब वो वार में चला जाता है तो कैसे वार को फिनांस करता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये फिजिकल और मॉनेटरी मेथड का यूज करते हुए कोई जो गवर्नमेंट होता है वो वार का फिनांस करता है, और इसके थ्रू वो टैक्सेशन का हेल्प लेता है, कंपलसरी लोन्स लेते हैं, कुछ वॉलेंटरी डोमेस्टिक लोन्स लेते हैं और विद द हेल्प ऑफ वो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्रिएशन ऑफ मनी करते हैं। अब वार फिनांस जो होता है ये डिफेंस इकोनॉमिक्स का ही एक ब्रांच होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो फिनेंशियल रिसोर्स ऑफ वार होते हैं इनके कितने मेथड होते हैं, कहाँ कहाँ से ये फिनांस वार के लिए फिनांस किए जाते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे रियल रिसोर्स है और सेकंड पे हम लोग देख रहे हैं कि फाइनेंशियल रिसोर्स है। अब रियल रिसोर्स में ऐसे रिसोर्स आ जाते हैं जो कोई रियल में कोई भी कंट्री है या कोई भी इंडिविजुअल है वो रियल में उनको गुड्स और सर्विस के फॉर्म में कंज्यूम करता है। और फाइनेंशियल रिसोर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ये एक तरह का फंड होता है या एसेट होता है जो किसी का भी गवर्नमेंट का या पर्सन का जो एक्टिविटी जो होता है उसको ये सर्व करता है, सर्व करने में हेल्प करता है या मीट करता है उसको। अब हम लोग रियल रिसोर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट में आता है क्या कि एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन। जब कोई कंट्री वार में जब चली जाती है तो पहले तो उसका नॉर्मल कंजम्पशन होता है, लेकिन वार में चलने के कारण हर चीज़ों का जो कंजम्पशन होता है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाता है। अब ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा तो एक्सपेंशन भी उसको क्या करना पड़ता है कि इंक्रीज करना पड़ता है उसको मीट आउट करने के लिए। अब सेकंड में हम लोग देखते हैं कि रिडक्शन ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जब गवर्नमेंट जब वार में चली जाती है तो वहाँ का जो जो भी प्राइवेट जो कंजम्पशन होता है वो उसके लिए प्रियोरिटी नहीं रह जाता है। वो कहीं ना कहीं से वो सिर्फ ये देखना चाह रही है कि कैसे वो वार में अच्छा से परफॉर्म करे और अपनी साख जो होता है या जीते या उसको बचाए। तो उसके लिए क्या करता है कि जो प्राइवेट जो कंजम्पशन होता है वो कहीं ना कहीं वो डिक्रीज हो जाता है। थर्ड में हम लोग देख रहे हैं कि यूज ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। जब नॉर्मल जब टाइम होता है जब वार पे वो कंट्री नहीं जाती है तो प्रोडक्शन के समय भी कुछ ना कुछ ऐसे कैपिटल स्टॉक होते हैं जैसे मशीनें हो गई और भी जरूरी कल पुर्जे होते हैं उनका यूज नहीं होता है। लेकिन जब वार पे कोई कंट्री चली जाती है तो जितने भी आइडल जो कैपिटल स्टॉक होते हैं फर्दर इंक्रीज कर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए आइडल कैपिटल स्टॉक का भी यूज इंक्रीज हो जाता है। डी में जो ऑप्शन है इसमें क्या होता है कि बोरोइंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। हम लोग अक्सर ऐसा देखते हैं कि जब कोई कंट्री वार पे चली जाती है तो उसको जितनी गुड्स की या मटेरियल की जितनी आवश्यकता होती है वो टोटली वो खुद प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। अब जब उसको प्रोडक्शन नहीं कर पाती है तो उसको कहीं ना कहीं से तो उसको लेना ही है, तो क्या करती है कि फॉरेन कंट्री जो भी होती हैं वहाँ से वो उसको मंगाती है। जनरली उस समय फ्रेंडली कंट्री ही हेल्प करते हैं। कि फाइनेंशियल रिसोर्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो पहले टैक्सेशन आता है, सेकेंड ऑप्शन में पब्लिक बोरोइंग होती है, थर्ड में डिफिसिट फाइनेंसिंग के अंतर्गत फंड का कलेक्शन किया जाता है और चौथे में वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन होता है। अब हम इस ऑप्शन को वन बाय वन करके समझेंगे। तो टैक्सेशन के समय एक बात ध्यान देने वाली थी कि जब कोई कंट्री वार पे चली जाती है तो उस समय जो ये टैक्सेशन का जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस होता है इसको ध्यान में रख के कोई भी जो गवर्नमेंट होता है वो टैक्स कलेक्ट नहीं करती है। अब प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस में ये होता है कि भाई जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है आप उसी से लीजिए, ऐसा नहीं कीजिए कि और जितना वो दे सकता है। लेकिन इस समय चूंकि मनी की ज़रूरत होती है और वो कैसे भी चाहता है कि वो वार न हारे, कोई भी गवर्नमेंट चाहे कंट्री वार नहीं हारना चाहते, तो उसके लिए वो थोड़ा प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को उस समय वो कॉम्प्रोमाइज़ भी करता है। अब इस टैक्सेशन में दो तरह से टैक्स कलेक्ट किया जाता है। पहला तो डायरेक्ट टैक्स हो गया और सेकंड में इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स में जैसे हम लोग को पता ही है कि ये डायरेक्ट जो इंडिविजुअल जिस पे लेना होता है उसी पे लगता है और उसी को पे ही करना होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में ये होता है कि ये
इनडायरेक्टली लगता है व्यक्ति पे, उस पे लगता तो नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके उसको देता है। अब दोनों के कुछ अपने एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। डायरेक्ट टैक्स का जो एडवांटेज होता है ये क्या होता है कि इसमें जब ये लगता है तो फिक्स टाइम पीरियड के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति से डायरेक्ट टैक्स लिया जा सकता है और कितना गवर्नमेंट को लेना है उसको पता भी रहता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं जब व्यक्ति जो होता है जिसपे डायरेक्ट टैक्स लगता है उसके लिए ये ओवर एक तरह का ये बर्डन क्रिएट करता है। और सेकेंड है कि कहीं ना कहीं ये ओवरऑल जो डिमांड जो होता है उसको ओवरऑल डिमांड को ये डिक्रीज करता है जब डायरेक्ट टैक्स लगता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स सेंस में देखते हैं कि क्या एडवांटेज होता है और क्या डिसएडवांटेज होता है। तो एडवांटेज में ये होता है कि इसमें ये वही व्यक्ति देता है जो किसी भी गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करता है, उसी को बस ये इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। जैसे पेट्रोल पे अगर टैक्स लग गया या सर्विस टैक्स लग गया तो जो इसको कंज्यूम करेगा वही देगा, सब पे लगेगा नहीं। तो इसका ये एडवांटेज होता है कि जो इसका कैपेबल होता है सिर्फ वही व्यक्ति इसको देता है। और इसका डिसएडवांटेज में क्या होता है कि जो इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है वो जनरली प्राइस पहले ही फिक्स होती है और उस प्राइस में ही इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो एड करता है। तो इस तरह क्या करता है कि एक तरह कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करता है इकोनॉमी में या इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है। सेकंड में ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि कंट्री जो वार का फाइनेंस बोरोइंग के थ्रू कर सकती है। इसमें फर्स्ट में इंटरनल डेप्ट के थ्रू कर सकती है और सेकंड में एक्सटर्नल डेप्ट के थ्रू कर सकती है। अब इंटरनल डेप्ट में वो किसी इंडिविजुअल से भी पैसा ले सकती है और सेकंड ऑप्शन में क्या है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी वो पैसा कलेक्ट कर सकती है। जैसे में इंडिविजुअल के तौर पे देखा जाए तो वो कंट्री क्या कर सकती है कि ये वार बांड भी इशू कर सकती है और ये कह सकती है अपने लोगों से कि आप खरीदिए, जब हमारे पास पैसा होगा तो वो दे सकता है। तो बहुत लोग ये वार बांड भी खरीदते हैं और ऐसा देखा भी गया है, जैसा कि हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि किसी कंट्री ने ऐसा वार बांड इशू किया। और ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखा जा रहा है तो जैसे LIC हो गई या टाटा की कोई कंपनी हो गई, यहाँ से भी इनके थ्रू भी इंडियन सिनेरियो में देखा जाए तो डेप्ट को बारो कर सकती है। और सेकंड में एक्सटर्नल डेप्ट के थ्रू क्या करती है गवर्नमेंट कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी लोन ले सकती है या जो फ्रेंडली जो कंट्री होगी वहां से भी ये पैसा को कलेक्ट कर सकती है। अब इफेक्ट ऑफ बोरोइंग में जब हम लोग देखते हैं तो पहला जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि जो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। अब ये कैसे होता है कि मान के लीजिए कि जब कोई कंट्री जो है जब वो वार पे चली जाती है तो वो इसकी संभावना जरूरी ये तो नहीं होगा कि वो जीतेगी, वो उसका कंटिन्यू करेगी कि नहीं, ये कुछ पता नहीं होता है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो उसको पैसा देने वाला है तो उसको उसकी क्रेडिबिलिटी जो साख पे है उतना भरोसा नहीं रह जाता है, तो फिर उसको वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिमांड करता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो जाता है। और सेकेंड में क्या होता है कि जो फ्यूचर का जो टैक्स जो होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, टैक्स कैसे इंक्रीज कर जाता है, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जब फ्यूचर में जब भी अगर वार खत्म भी हो जाता है और नेक्स्ट समय खर्च तो कम नहीं होगा गवर्नमेंट का और ऊपर से ये बारोइंग का पेमेंट करना होता है, तो दोनों को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को रेट का जो टैक्स होता है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करना पड़ता है। तो ये एक तरह का बोरोइंग का जो है ये साइड इफेक्ट होता है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड ऑप्शन में आते हैं तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू भी गवर्नमेंट देता है। अब डेफिसिट फाइनेंस में हम लोग को पता ही है कि जो गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर है ये काफी ज्यादा आता है गवर्नमेंट के इनकम से, ये तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू समझते हैं हम लोग। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। अब क्रिएशन ऑफ न्यू मनी में गवर्नमेंट क्या करता है कि विद द सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्प से क्या करता है कि नए नोटों को वो छापती है और उस नए नोटों के छापने के कारण क्या होता है कि वो वार को फंड करता है। और सेकेंड ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक से। तो अब किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक जो होता है वो गवर्नमेंट का मेन अकाउंट होल्डर होता है। अब उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकता है कि उस सेंट्रल गवर्नमेंट से वो पैसा बोरो करके और फिर वो वार को फाइनेंस कर सकता है और जब उस स्थिति में आएगा तो वो वहां पे पैसा उसको बैक कर सकता है। और थर्ड में हम लोग कंसोलिडेटेड फंड के हेल्प से वहां से भी पैसा लेके गवर्नमेंट क्या करता है वार का फाइनेंस करते हैं। अब जब हम लोग कंसोलिडेटेड फंड की बात करते हैं तो इसको हम लोग को पता है कि ये एक ऐसा मेन अकाउंट जो होता है किसी भी कंट्री, जैसे हमारे यहाँ अपना जो कंसोलिडेटेड फंड है तो ये गवर्नमेंट का जो मेन अकाउंट है। जो भी जनरल जो टैक्स का जो कलेक्शन जो होता है वो जो भी रिसीप्ट जो भी पैसा आता है ये मेन अकाउंट में ही जाता है और जो भी जनरल जो
एक्सपेंडिचर जो होता है, जो भी एक्सपेंस होता है इसी अकाउंट से होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब वार पे जब कंट्री जाती है तो ये कंसोलिडेटेड फंड से भी वो पैसा वहाँ पे वार को फिनांस करने के लिए वो यूज कर सकता है। ऑप्शन होता है ये है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। इसमें फर्स्ट में आता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड ऑफिसेज। जैसा कि हम लोग को पता है कि डिफरेंट जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपना सैलरी जो होता है 1 डे 2 डे या इवन मंथ का, और वो क्या करता है गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट कर देते हैं, अपना सैलरी नहीं लेते हैं, वो दे देते हैं कि हाँ वो वार के लिए फंड के तौर पे यूज किया जाए। और ये एनजीओ जो होता है, डिफरेंट जो एनजीओ होता है, ये क्या करता है कि ये कलेक्ट करता है वार के लिए और फिर ये गवर्नमेंट के लिए पैसे दे देते हैं। और सिविलियन जो होते हैं ये भी वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन करते हैं जब वार पे कोई कंट्री जाती है। जैसा कि हम लोगों ने अपने कारगिल वार के समय में ही देखा था कि लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के वॉलेंट्री कंट्रीब्यूट किए थे और फंड इकट्ठा किए थे युद्ध के लिए। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ वार फिनांस क्या होता है। तो ये दो तरह से होता है, एक इकोनॉमिक इफेक्ट डालता है और दूसरा सोशल इफेक्ट डालता है। तो जब हम लोग इकोनॉमिक में देखते हैं तो इन्फ्लेशन, फर्स्ट में इन्फ्लेशन देखते हैं। तो जब कोई भी कंट्री जब वार पे चली जाती है, जब वार के लिए फिनांस की जाती है, तो कहीं ना कहीं वो जितने भी उसके रियल जो रिसोर्स होते हैं वो उस पर वार जो होता है वो बर्डन क्रिएट करता है। और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि उस कंट्री में इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है और दूसरा डिक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। क्योंकि जब कोई कंट्री वार में चली जाती है तो वहाँ की उसकी फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है वो किसी तरह वार को ही जीतना होता है। और उसके लिए जितनी भी उसका जो भी रिसोर्स जो होता है वो टोटली जो प्लान जो भी रिसोर्स हो किसी डेवलपमेंट के वर्क पे कर सकता था उसको डाइवर्ट करके वार की तरफ लगा देता है। क्योंकि जो वार जो होता है वो काफ़ी इमोशन से जुड़ा हुआ होता है और उसमें वो किसी भी हद पे पहले जीतना ही चाहेगा। इसलिए क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ दिन के लिए या तो रुक जाती है या तो वो निगेटिव ही हो जाती है। थर्ड में हम लोग देखेंगे कि इंक्रीज इन डेप्ट होता है। तो जब एक कंट्री जब वार पे चली जाती है तो जो भी वो अपना फिनांस वार को फिनांस करती है तो उसमें जब डेप्ट लेती है, चाहे वो इंटरनल ले चाहे एक्सटर्नल ले, किसी न किसी तरह ये गवर्नमेंट एक्सचेकर जो होता है उसके फंड पे क्या करता है कि ये फंड पे बर्डन ही क्रिएट करता है। और फ्यूचर में जब इसको गवर्नमेंट को पेमेंट करना ही होगा तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में जहाँ पे वो किसी वेलफेयर वर्क के लिए पैसा खर्च कर सकता था और ज़्यादा खर्च करता उसमें ये कमी लाता है। तो कहीं ना कहीं ये डेप्ट जो होता है ये भी एक तरह का इकोनॉमिक इफेक्ट क्रिएट करता है। और दूसरे नंबर में हम लोग देखेंगे कि सोशल भी इफेक्ट होता है। उसमें क्या होता है कि डिक्रीज इन सोशल एक्सपेंडिचर। जब कोई कंट्री वार में चली जाती है तो वो सारे फंड उधर मोबिलाइज हो जाते हैं या डेप्ट क्रिएट होने के कारण लंबे समय तक क्या करता है कि वो उसको जब पेमेंट करेगा तो जो भी एलोकेट कर सकता था सोशल में, जैसे कि हमारा एजुकेशन हो गया फिर हेल्थ हो गया या और भी जो भी डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट हो सकते थे जिससे सोसाइटी का वेल बीइंग हो सकता है उस पर वो एक्सपेंस नहीं कर पाता है। तो ये एक तरह का डिक्रीज इन टोटल सोशल एक्सपेंडिचर हो जाता है। उसके बाद से बी में देखा जाए तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में वार एज इलनेस एंड मोरल प्रॉब्लम होता है। तो क्या होता है कि जब कोई कंट्री वार पे चली जाती है तो वो कहीं ना कहीं वो एक तरह का वहाँ के सोसाइटी में इलनेस के रूप में आती है। जो भी युद्ध लड़ने जाते हैं किसी को चोट लगता है कुछ होता है, काफी लोग मर जाते हैं, तो ये एक तरह का इलनेस का काम करता है। और दूसरा मोरल प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है जब वार होता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि उसमें क्या होता है कि अंडर एज इवन जनरली जो 18 ईयर हो होता है वही आर्मी में जाते हैं हमारे यहाँ। लेकिन जब वार हो जाता है उस समय जो काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी बढ़ जाती है, किसी न कोई भी कंट्री हारना कभी भी नहीं चाहेगी। तो बिलो 18 ईयर के लोग भी वार में पार्टिसिपेट करने जाते हैं। कभी कभी ओल्डर पर्सन भी वार में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो कई महिलाएं होती हैं जो या फैक्ट्री में भी इवन जो वर्कर होते हैं वो ओवर टाइम काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मोरल प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है सोसाइटी में। कि वार फिनांस और डेवलपमेंट फिनांस में क्या सिमिलरिटी है, तो दोनों में हम लोग देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज फंड की आवश्यकता है जब कोई कंट्री वार पे चली जाए, चाहे वो डेवलपमेंट कोई भी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करे अपने कंट्री में। जैसे हमारे यहाँ भारत माला परियोजना है, तो रोडवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना चाहती है या इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ उसको फंड की आवश्यकता होती है। या कंट्री जब युद्ध पे भी जाती है, कोई वार पे जाती है, तो वहाँ भी उसको ह्यूज फंड की आवश्यकता पड़ती है। तो दोनों में ह्यूज फंड की नेसेसिटी पड़ती है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ इनकम आपसे, जब कोई कंट्री जब डेवलपमेंट काम के लिए फंड इकट्ठा करना चाहती है, चाहे वार को फिनांस करने के लिए, तो उसके पास जो भी जहाँ से वो पैसा इकट्ठा कर सकती है वो दोनों के लिए सेम ही है। जैसे या तो टैक्स से इकट्ठा कर ले, डेप से कर ले, या डेफिसिट फिनांस करके वो इकट्ठा करे, दोनों के लिए जो सोर्स है वो सेम ही होता है।
अच्छा, अब क्या होता है, ये वार फिनांस और डेवलपमेंट फिनांस थर्ड ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि क्रिएट एक्स्ट्रा बर्डन। ये दोनों क्या करता है कि ये एक तरह का बर्डन ही क्रिएट करता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये जब डेवलपमेंट पे खर्च बढ़ाए या वार पे जब खर्च बढ़ाए तो ये कहीं ना कहीं टैक्स को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट को बाध्य करता है। दूसरे में हम लोग देखेंगे कि इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है। कैसे कि जब कोई कंट्री वार पे जब चली जाती है तो उधर जो भी उसके रिसोर्सेज होते हैं उधर मोबिलाइज हो जाते हैं। जब उधर मोबिलाइज हो जाते हैं तो अब चूंकि वार पे जाने से उसके जो भी कंजम्पशन होते हैं गुड्स एंड सर्विस के, वो तुरंत इंस्टेंटली काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब उससे उसका प्रोडक्शन मैच नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसी वस्तु को की डिमांड बढ़ जाने के कारण उसका इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। और इसी तरह ये डेवलपमेंट की भी बात होती है। जब डेवलपमेंट करती है तो उसमें भी काफी ज्यादा फंड की आवश्यकता होती है। अब जब फंड की आवश्यकता होती है तो वहां पे भी गुड्स एंड सर्विस का डिमांड होगा। मान लीजिए रोड ही बनाना होगा और वहां पे अगर गिट्टी बालू का यूज होगा, अगर काफी ज्यादा अमाउंट में अगर उसका यूज वहां पे रोड बनाने में हो रहा है तो कहीं ना कहीं से वो मार्केट से वो डिमांड उसका इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उस डेवलपमेंट में भी वो इन्फ्लेशन इंक्रीज ही कर रहा है अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके। थर्ड में हम लोग देखते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन बोरोइंग, जब गवर्नमेंट डेवलपमेंट वर्क के लिए फिनांस करे या वार फिनांस की करे, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसको बारो करना पड़ता है, फंड कहीं ना कहीं से इकट्ठा करना पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन डेफिसिट फिनांस, जब गवर्नमेंट किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी जब खर्च करती है काफी ज्यादा बड़े या वार फिनांस को फिनांस भी करती है, तो दोनों में डेफिसिट फिनांस का अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हुए डेफिसिट फिनांस करना पड़ता है। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी दिखाती है वार फिनांस और डेवलपमेंट फिनांस के बीच में। अब हम लोग देखते हैं कि वार फिनांस और डेवलपमेंट फिनांस में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले ऑब्जेक्टिव तौर पे देखते हैं। तो वार फिनांस, जब कोई कंट्री जब वार पे जाती है तो उसका जो भी जितना भी खर्च करती है वो प्रोडक्टिव नहीं होता है, उससे कोई उसको बेनिफिट नहीं होना होता है, ना अब होता है ना आगे जाके होता है। तो हम लोग को पता ही है कि ये टोटल जो भी खर्च होता है फिनांस का, जो भी जितना भी पैसा लगता है वो अनप्रोडक्टिव होता है। अब डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च करती है, चाहे जिस भी माध्यम से वो फिनांस करके खर्च करती है, ये प्रोडक्टिव ही होता है। अगर मान के चलिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, रोड का ही डेवलपमेंट हो रहा है, अगर अभी उससे पैसा नहीं मिल रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट प्रॉफिट में नहीं जा रही है, तो लॉन्ग टर्म में उसको बेनिफिट करेगा, क्योंकि उसके कारण उसका रोडवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा उसको सपोर्ट करेगा आगे फर्दर ग्रोथ के लिए। अब वेलबिंग देख रहे हैं, तो वार में जब कोई कंट्री जाती है तो उसका वेलबिंग जो भी होता है, लोगों का कल्याण जो होता है वो डिक्रीज ही होता है। लेकिन डेवलपमेंट का जो भी कोई काम करता है, चाहे वो एजुकेशन में खर्च करे, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में खर्च करे, चाहे सोशल में खर्च करे, अल्टीमेटली जो होता है वो वेलबिंग इंक्रीज ही होता है। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग अगर वार में करे तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई करंट ईयर में अगर डेफिसिट फाइनेंस कर दे रहा है वार को फंड करने के लिए, तो उसमें क्या हो कि वार से तो उसको कोई किसी भी तरह का कोई भी उसको प्रोडक्टिव वर्क या कुछ फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसको जाकर पे उसको करना ही है। अब जब नेक्स्ट ईयर में उसको पेमेंट करना होगा तो उस समय जो अच्छे काम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए जो भी खर्च कर सकता था उसके अमाउंट में वो कमी होगी। तो जितना वो खर्च करेगा वार में, जितना जाएगा, जितना उस पर खर्च करेगा, ये कहीं ना कहीं उसके लिए उतना उसी प्रोपोर्शन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जब वो डेवलपमेंट में जब खर्च करता है, भले ही वो डेफिसिट फिनांस करके इसमें खर्च करे, लेकिन ये वैल्यू क्रिएट करेगा फ्यूचर में जाके। ये उस इकोनॉमी, उस कंट्री, उसके लोगों के लिए ये वेलबिंग इंक्रीज ही करेगा। अब पीपुल का कंट्रीब्यूशन दोनों में क्या होता है, किस हद तक लोग इन्वॉल्व होकर उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो हम लोग को पता ही है कि इसमें क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि जब कंट्री जब वार पे चली जाती है तो वहाँ के जो लोग होते हैं काफी इमोशन के तौर पे बच जाते हैं एक दूसरे के। जब बच जाते हैं तो वो हारना नहीं चाहते, तो उसके लिए वो कुछ भी देने के लिए उसमें वो राजी हो जाते हैं। तो वार के समय जो क्या होता है कि पीपुल का जो कंट्रीब्यूशन होता है एक कंट्री के लिए, वो पैसे इकट्ठा करना काफी ज्यादा आसान होता है। जो भी जिसके पास होता है उसके अकॉर्डिंगली वो जनरली ऐसा देखा गया है कि वो देने के लिए तैयार होता है। लेकिन इस समय जब डेवलपमेंट की बात होती है तो इस समय पीस टाइम होता है और सब क्या चाहते हैं कि अगर कुछ पैसा खर्च हो तो उनको इंस्टेंट उसका लाभ मिले, फायदा मिले। और जब गवर्नमेंट जब खर्च करती है तो हम लोग को पता ही है कि किसी इंडिविजुअल के लिए खर्च ये करती नहीं है, पूरे ये पीपुल के लिए खर्च करती है। तो वहां पे क्या होता है कि जो पीपुल होते हैं तो उनको डायरेक्ट उसका बेनिफिट न मिलने के कारण वो उसको पैसा नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो
पीपुल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मिलना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके साथ ही यह लेक्चर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो आप अपने लर्नर के साथ साझा करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।